गाइज ये कहानी है जापान का एक ग्रेट समुराई की जिसका नाम है मियामोटो मुसाशी। गूगल से हमें पता लगता है कि इनके पास एक ऐसा पावर था जिसका मदद से वो दुनिया में हर तरीके का बुरी शक्तियों को मार के अपने नाम को इतिहास पे दर्ज करा लिया था। तो आइए मियामोटो मुसाशी का रियल लाइफ स्टोरी को एक एनिमे के मदद से जानते हैं। गाइस कहानी का शुरुआत में हम जापान के एक विलेज को देखते हैं। उस विलेज पे एक समुराई मास्टर रहा करता था। एक दिन एक अनजान सा लड़के को उसी विलेज पे कुछ ढूंढते ढूंढते उसे एक समुराई तलवार मिल जाता है। लेकिन तभी के तभी वहाँ पे मास्टर आ जाता है। मास्टर को देखते ही वो लड़का तो तेजी से भागने से वो तो एक चीज से टकरा कर नीचे गिर जाता है। ये देखते ही वो समुराई मास्टर उस लड़के को अपने घर पे ले जाता है। फिर कुछ देर बाद ही उस लड़के का होश आने के बाद ही मास्टर उसे पूछता है तुम इस तलवार को लेके भाग क्यों रहे थे। गाइस इस समुराई मास्टर का नाम है कि मात्सुकी शामा। मास्टर का सवाल से वो लड़का बोलता है इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है मुझे एक समुराई बनना है और कभी कभी लगता है ना बनूं तो ही बेहतर है। मास्टर मात्सुकी शामा बोलता है अगर तुम्हें एक समुराई बनना है तो तुम्हें बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा इसमें हाँ है तो मेरे साथ आओ। इसके बाद ही मास्टर का कहने से वो लड़का बाहर जाते मास्टर उसे एक लकड़ी का तलवार देता है और बोलता है लो और अपने मर्जी से अटैक करो। इससे वो लड़का फास्ट अटैक करते मास्टर तो उसे पहले ही ढेर कर लेता है। लेकिन वो लड़का तो हार नहीं मानता है, वो तो दोबारा से अटैक करते इस बार मास्टर उसे तो जमीन में गिरा देता है। ऐसे ही मास्टर के साथ पूरे दिन प्रैक्टिस करते करते दिन से दोपहर और दोपहर से रात हो जाता है। उस लड़के को बहुत ही चोट लगने से मास्टर उसे बोलता है तुम यहीं पे रेस्ट लो, मैं थोड़ा सा बाहर घूम के आता हूँ। फिर इसके बाद ही ऐसे ही कुछ महीना प्रैक्टिस करने के बाद हम मास्टर मात्सुकी शामा और उस बच्चे को देखते हैं। मास्टर बोलता है बहुत खूब, तुम कुछ ही दिनों में खुद को बहुत ही इम्प्रूव किए हो। मेरा बाकी स्टूडेंट्स तो तुम जैसा इतना फुर्तीला नहीं है, तुम वाकई में एक अच्छा समुराई बन सकते हो। इसीलिए ही मैं मेरा एक पावरफुल स्टूडेंट का नाम तुम्हें देना चाहता हूँ जो कि आज से 5 साल पहले ही गुजर गया था, जिसका नाम था लेमन। आज से तुम्हारा नाम है लेमन डोनो। ये लो ये तलवार रखो, आज से उसका नाम भी तुम्हारा और उसका तलवार भी। गाइस इसके बाद ही हम लेमन को उसी का ही एक पार्टनर के साथ फाइट करते हुए देखते हैं जिसका नाम था गेंसाई। लेमन तो उसे आसानी से हरा देता है। गेंसाई पूछता है तुम हमेशा गले पे क्यों वार करते हो। इससे लेमन बोलता है कि मैं मानता हूँ कि मेरा दुश्मन को हराने का पहला स्टेप ही है उसका गला को काट देना। गाइस एक बात है कि लेमन के अंदर बचपन से एक डेमोनिक पावर मौजूद है जिसका नाम है गेनमा पावर। इसके बाद ही उसी दिन रात में मास्टर लेमन से पूछता है लेमन मेरा तो एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए अभी भी अधूरा ही रह गया। आप पूछो मास्टर, आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हो। मैं अभी जो भी हूँ जहाँ पे भी हूँ वो तो बस आपके लिए ही हूँ। इट्स ऑल थैंक्स टू यू मास्टर मात्सुकी शामा। मास्टर बोलता है तुम जब पहली बार मेरे पास आए थे तुम एक बात मेरे से बोला था जो कि है तुम्हें समुराई बनना भी है और ना बनो तो वो भी बेहतरी है। तो इसमें तुम्हारा ना बनने का क्या रीजन था और इस बात को लेकर तुम्हें क्या रिग्रेट फील होता है। इस बात को सुनकर लेमन तो पहले थोड़ा सा चुप रहता है और बोलता है मास्टर इसका आंसर तो मेरे पास है, लेकिन मैं अगर इसको आपको बोल दिया तो मेरे को लगता है कि मैं आपको नीचा दिखाऊंगा, आप मेरा आंसर को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे। मास्टर बोलता है मैं तुम्हें बोलने का इजाजत देता हूँ, लेकिन रुक जाओ, मैं तुम्हारे आंसर बादलों के अंधेरे से लूंगा। इसके बाद ही बादलों का अंधेरे होने के बाद ही लेमन बोलता है मास्टर मैं इस दुनिया में सारे समुराइज को अपने बस में लेकर मैं इस दुनिया में राज करना चाहता हूँ। मैं मेरे डेमोनिक पावर के मदद से दुनिया में हर तरीके का समुराई को मेरा सैनिक बनाऊंगा और इस पूरे दुनिया में एक टाइम पे राज करूंगा। मास्टर बोलता है क्या, लेकिन ऐसा तो हरगिज नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें पहले द ग्रेट समुराई मियामोटो मुसाशी को हराना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें इस दुनिया पे जीत मिलेगा। लेमन तो थोड़ा सा मुस्कुराता है और उसी रात ही अपने मास्टर को धोखा देकर उस पूरे विलेज पे तो आग लगा देता है और इसी के साथ ही इस जगह का पूरा सीन ही शिफ्ट हो जाता है। गाइस अभी तक तो आप लोग इस कहानी का फ्लैशबैक को देख रहे थे, इसके बाद ही तो शुरू होगा असली कहानी, क्योंकि हमारा हीरो का तो अभी भी एंट्री नहीं हुआ है। इसके बाद ही हम प्रेजेंट का सीन में वापस चले जाते हैं जहाँ पर हम लेमन को देखते हैं। अभी तो लेमन बहुत ही बड़ा हो चुका है और
साथ ही साथ वो उस गांव के सारे विलेजर्स को अपने कब्जे में लेकर उन लोगों से अपने सोने की खुदाई करवाता है। उस टाइम तो मास्टर मात्सुकी शामा और उसके बाकी 4 स्टूडेंट्स तो जैसे तैसे करके वहाँ से भाग आए थे और भाग के आए थे ग्रेट समुराई मियामोटो मुसाशी के पास मदद मांगने के लिए। इधर लेमन भी मुसाशी को हराने के लिए उसके सबसे बड़ा दुश्मन कोजीरो के साथ हाथ मिला लिया था। इसके बाद ही पूरा का पूरा सीन चेंज होकर हमें मियामोटो मुसाशी को दिखाया जाता है। मुसाशी अपने पावर को इंक्रीज करने के लिए एक गॉन्टलेट को हासिल करने के लिए एक टेम्पल पे आया था। गाइस गॉन्टलेट मतलब कि हैंड ग्लव्स, जो कि हिंदी में होता है कि हाथों का दस्ताना। गाइस इस टेम्पल का गॉन्टलेट पे ओनी का सुपर पावर है, जो कि हमारा मुसाशी के साथ मिलकर ओनी मुशा बन जाता है। इस टेम्पल पे वो जितना आदमी मारेगा उसी इंटू 3 गुना दिन तक ये गॉन्टलेट उसको रखने के लिए मिलेगा। फिर तभी के तभी फाइट शुरू हो जाने से मुसाशी तो अपने तलवार के बिना ही सभी को एक एक करके ढेर करते जा रहा था। मुसाशी का उम्र अभी 61 इयर्स है। काफी उम्र होने के बाद भी मुसाशी अपने सामने सभी सिपाही के ऊपर हावी हो रहा था। लास्ट में जो मेन तगड़ा सिपाही था उसको तो मुसाशी बिना कुछ हथियार से ढेर कर लेता है। यह है इस टेम्पल का लीडर और उसके बगल में ही था उसका असिस्टेंट जिसका नाम था काइजन। इधर मुसाशी गिनता है 3, 7, 9, 11। मुसाशी लीडर से पूछता है 11 आदमी मारने से क्या मुझे 33 डेज तक ये गॉन्टलेट रखने के लिए मिलेगा? फिर लीडर काइजन को बोलता है काइजन यहीं पे रुको, मैं उस गॉन्टलेट को लेके आता हूँ। इसके बाद ही अंदर जाके गॉन्टलेट पे कुछ मंत्र बोलने के बाद ही लीडर तो उस चीज को बाहर ले आने से पहले मुसाशी उस गॉन्टलेट को अपने हाथों पे ले लेता है। लीडर बोलता है मियामोटो मुसाशी याद रखना इस चीज को तुम्हें 33 दिन के बाद ही लौटाना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस चीज का हिफाजत करने के लिए काइजन तुम्हारे साथ तुम्हारा मिशन पे जाए। मुसाशी बोलती है कोई बात नहीं है, आपका इस चीज के लिए मैं शुक्रगुजार रहूंगा। इसके बाद ही लीडर और बाकी सिपाही को प्रणाम करके मुसाशी के पास से वो गॉन्टलेट लेकर उसको आगे बढ़ने के लिए बोलता है। फिर लीडर बोलता है मियामोटो मुसाशी एक बात, आप इस गॉन्टलेट को लेकर क्या करोगे? मुसाशी बोलता है कुछ खास नहीं, बस कुछ शैतानों का भूत उतारना है। गाइस इसके बाद ही मियामोटो मुसाशी का सफर शुरू हो जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही मुसाशी लेमन का मास्टर और उसके बाकी साथियों के साथ मिल जाता है। मात्सुकी सामा बोलता है ये मॉन्क कौन है? मॉन्क बोलता है मेरा नाम है काइजन, माफ कीजिएगा इस चीज का रखवाला करने के लिए मैं भी आप लोगों का सफर का हिस्सा हूँ। ओके तो गाइस आप लोग पहले बाकी साथियों के साथ मिल लो। ये है गेंसाई, जो कि आप लोग पहले से ही जानते थे कि ये लेमन का फाइटिंग पार्टनर है। गेंसाई को क्या जाने बहुत ही दुखी लग रहा था, क्योंकि जो भी हो लेमन तो उसका बड़ा भाई जैसा ही था। ये है हेकुरो, गोरोमारू, मास्टर और साहे। इसके बाद ही सफर शुरू होने से साहे काइजन को बीच रास्ते में हर कुछ इस मिशन के बारे में बोलते जा रहा था। जंगल के अंदर से धीरे धीरे वो लोग आगे बढ़ रहा था। साहे बोलता है लेमन जो कि हमारे बीच सबसे काबिल लड़का था, लेकिन उसका गद्दारी के वजह से हम लोग सूरवीर मियामोटो मुसाशी से मदद मांगे हैं। फिर पहाड़ों के बीच से जाते जाते वो लोग एक जगह पे थोड़ा सा आराम करते हैं। इसी बीच काइजन साहे को बोलता है ये बताओ कि मियामोटो मुसाशी क्या सच में एक मशहूर तलवारबाज है? फिर गोरोमारू बोलता है क्या तुम्हें सच में नहीं पता? मियामोटो मुसाशी अपने तलवारबाजी के लिए बहुत ही मशहूर है। उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोजीरो, जो कि एक समय का उनकी तरह एक ग्रेट समुराई थे, उसको तो मुसाशी बस एक चक्कू से हरा दिया था। उसको हराने के बाद से मियामोटो मुसाशी एक सूरवीर जीनियस तलवारबाज बन गए। फिर काइजन को सभी बातें बोलने के बाद ही काइजन बोलता है मैं सब कुछ ही समझ गया, यानी कि लेमन का अभी का कारनामे को खत्म करने के लिए मियामोटो मुसाशी को बुलाया गया है। इधर तो हम गेंसाई को लेमन के लिए बहुत ही रोते हुए देखते हैं, क्योंकि उसी के साथ प्रैक्टिस करते करते वो दोनों तो एक दूसरे का भाई भाई हो गया था और इसीलिए गेंसाई को लेमन का बहुत ही याद आ रहा था। इधर झील के पास मात्सुकी सामा पानी पी रहा था और तभी वहाँ पे मुसाशी आके बोलता है मात्सुकी सामा मुझे आपसे एक सवाल था, लेमन का नेचर के बारे में बताइए, वो किस तरीके का इंसान है ये मुझे जानना है। सुना है कि आप उसके साथ तब से थे जब उसका उम्र बस 10 साल का था। मात्सुकी सामा बोलता है आसान शब्दों में बोला जाए तो भगवान उसे एक अलग ही चीज का टैलेंट दिया था। अपने काम को बहुत ही हिम्मत से करने के साथ ही साथ वो बहुत ही बहादुर भी था। उसका सोच मेरा बाकी स्टूडेंट्स के
के मुकाबले बहुत ही अलग था। मुसाशी बोलता है अगर ऐसा ही बात है तो आप अपने स्टूडेंट्स को लेमन के मुकाबला करने के लिए क्यों ले जा रहे हो? ये तो आपका बेवकूफी हुई ना। उन लोगों में से बस गेंसाई है जो कि असली वक्त पर कुछ कर सकता है। तो ये चीज अच्छा होगा कि आप अपने बाकी स्टूडेंट्स को अपने अपने घर भेज दीजिए। ये सुनते ही मास्टर थोड़ा सा मुस्कुराता है और बोलता है जंग हमारे बहुत ही करीब है। लेकिन मुसाशी, इन सभी बातों से मेरा मन में भी एक सवाल है। आप अपने तलवारबाज और अपने दिमाग पे अच्छे तरीके से काबू पा लिया है, लेकिन इससे आपको क्या हासिल हुआ है? बताइए मुसाशी, आप इतने दिनों तक लड़ाई करके लोगों को हरा के क्या हासिल किया है? इस बात को सुनने के बाद ही मुसाशी तो चुप हो जाता है, क्योंकि रियल लाइफ में मियामोटो मुसाशी जापान का एक वैगाबॉन्ड था। वैगाबॉन्ड का मतलब है कि मियामोटो मुसाशी एक जगह से दूसरे जगह बिना कुछ इरादा से घूमे जाता था, और अगर अपने आंखों से किसी को भी गलत काम करते हुए देखा तो उसको वहीं पे जान से मार डालता था। मास्टर के बात से मुसाशी बोलता है मैंने सब कुछ समझ लिया, लेकिन माफ करना, अगर उन लोगों का कोई भी जान का खतरा हुआ तो आप ही उन लोगों को बचाने जाना, क्योंकि उन लोगों से मेरा कोई मतलब नहीं बनता है। इसके बाद ही फिर से जंगल के अंदर से सफर करते करते वो लोग एक ही लाइन से सभी लोग आगे बढ़ रहा था। थोड़ा सा आगे जाने के बाद ही वो लोग एक चट्टान के ऊपर आ जाता है। साहे बोलता है लेमन का कैसल बस कुछ ही दूरी में मौजूद है। गाइस, साहे को सब कुछ ही पता था, क्योंकि वो इन ग्रुप में एक हर्बलिस्ट था। उसको उतना भी तलवारबाजी नहीं आता है। हर्बलिस्ट का मतलब है कि वो इंसान जो कि जड़ी बूटियों के मदद से लोगों का घाव चोटों को ठीक करता है, मतलब कि आसान भाषा में एक जड़ी बूटी का डॉक्टर। और उसके पास पहले से ही लेमन का कैसल पे जाने का पूरा नक्शा मौजूद था। इसके बारे में वो लोग सब कुछ ही पहले काइजन को बोल दिया था। इधर साहे बोलता है मात्सुकी सामा, हमें अभी क्या करना चाहिए? मास्टर बोलते हैं हम वैसे ही थके हुए हैं, इसलिए हमें अभी रेस्ट करना चाहिए। अगले दिन ही हमें फिर से इस यात्रा को जारी रखना होगा। फिर इसके बाद ही हमें रात का सीन को दिखाया जाता है। रात में मास्टर सामने आ रहा जंग के बारे में सभी लोगों को निर्देश दे रहा था, कैसे हमें आगे जाकर लेमन का मुकाबला करना होगा। ये सभी को एक एक स्टेप करके समझाने लगता है। मास्टर साहे को बोलता है साहे नक्शा निकालो, लेकिन तभी मुसाशी बोलता है रुक जाओ साहे, मुझे तुम लोगों को एक बात बताना है। आज सुबह से ही मैं सभी लोगों का हाल चाल नोटिस कर रहा था, लेकिन इससे ही मुझे पता चला कि हम लोगों के बीच 3 आदमी शैतान बन गया है। वो लोग बोलते हैं शैतान बन गया है, लेकिन कौन? मुसाशी बोलता है वो तो तुम्हें अभी ही पता चलेगा। मात्सुकी सामा, आप अपने हाथों का स्लिप्स को ऊपर कीजिए। तभी गोरोमारू बोलता है अरे तुम हमारे मास्टर मात्सुकी सामा के ऊपर शक कर रहे हो, तुम्हारा इतना हिम्मत? तभी मात्सुकी सामा अपने हाथों का स्लिप्स को ऊपर करते उसका हाथों पे तो लेमन का डेमोनिक पावर का साइन दिख गया, मतलब कि अभी लेमन का डेमोनिक पावर मात्सुकी सामा के अंदर आ गया है। मास्टर का शरीर के अंदर से लेमन बोलता है तैयार हो जाओ मुसाशी, अभी तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। मास्टर का ये हालत देख के बाकी लोग तो घबरा रहे थे, क्योंकि वो लोग पहले कभी भी उन लोग का मास्टर को ऐसा हालत पे नहीं देखा है। इसके बाद ही वो दोनों तो अपने अपने फाइटिंग पोजीशन पे आ जाते हैं, क्योंकि अभी हम उन लोग के बीच एक तगड़ा फाइटिंग देखने वाले हैं। मास्टर बोलता है मैं खुद ही एक मामूली सा तलवारबाज हूँ, और तुम लोग देखो आज मुझे मौका मिला है कि दुनिया का मशहूर समुराई मियामोटो मुसाशी के साथ लड़ने की। मुसाशी पहले ही बोल देता है कि मैं मास्टर के ऊपर तरस नहीं खाऊंगा। फिर तभी के तभी मास्टर अटैक करते मुसाशी तो अपने तलवार से उनका दोनों हाथ ही काट के उड़ा देता है और उन्हें एक ही बार में ही खत्म कर देता है। लेकिन गाइस खेल तो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी एक और बंदा बाकी है, क्योंकि गाइस लेमन का असली डेमोनिक पावर तो गेंसाई के अंदर था, और लेमन तो उसका जुबान और बॉडी को अपने वश पे ले लिया था। गाइस गेंसाई की तरह अभी का मॉन्स्टर अब कहाँ पे देखा था ये याद है? दोस्तों रुक जाओ, मैं याद दिला देता हूँ, जो कि था हमारा क्रिस 3 मूवी पर। गेंसाई का ये हालत देख के मुसाशी बोलता है तुम जो भी हो, लेकिन मेरा सामना करने आए हो तो तुम तो मारे जाओगे। गेंसाई के अंदर से लेमन बोलता है अच्छा तो ऐसा बात है। तभी गेंसाई मुसाशी के ऊपर अपने जुबान से अटैक करती उसे तो दूर गिरा देता है, और अपने पावर से मुसाशी को तो बार बार ही उठा के पटक दे रहा था। इस तरीके का माहौल देख के बाकी लोग तो डर रहे थे, क्योंकि मुसाशी के बाद अगला नंबर उन लोग का ही है। गेंसाई को तो अभी बहुत ही खतरनाक लग रहा था, लेकिन उसी बीच काइजन बोलता है साथियों उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाओ, मुसाशी को अभी गॉन्टलेट का जरूरत है। साहे तो मौका देखते काइजन को गॉन्टलेट को फेंकने बोलते मुसाशी तो उसे पहन लेता है। गॉन्टलेट को पहनने के बाद ही मुसाशी तो गेंसाई के चारों तरफ ही उसको भड़का रहा था, और तभी उसका जीप को पकड़ के उसको उठा
के पटक देता है। लेकिन लेमन का गेंसाई भी कुछ कम नहीं था। गेंसाई भी मुसाशी को जबरदस्ती टक्कर दे रहा था, क्योंकि मुसाशी पहले ही बोल दिया था कि इन सभी में गेंसाई है जो कि असली वक्त पे कुछ कर सकता है। तभी गेंसाई उसका जीप से अटैक करते ही मुसाशी तो उसको डॉज करके सही वक्त पर ही अपने तलवार से उसे काट के उड़ा देता है और लास्ट में तगड़ा अटैक करके उसको पूरा फिनिश कर देता है। फिर इसके बाद ही मुसाशी सभी को बोल देता है कि इस मिशन पे आगे बढ़ने का वक्त तो शैतान कभी भी आ सकता है, इसीलिए जिसको लगेगा कि वो मुकाबला नहीं कर पाएगा वो अपने घर जा सकता है, क्योंकि बीच रास्ते में नखरे मुझे पसंद नहीं। मैं बहुत ही थक गया हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत है और याद रखना हमारे बीच कोई भी शैतान हो सकता है। इसके बाद ही अगले दिन का सुबह होने के बाद ही मुसाशी को होश आता है। वो देखता है कि सभी लोग तो वहीं पे ही था। मुसाशी बोलता है हमें अगला मिशन पे तो जल्दी निकलना पड़ेगा, लेकिन मेरा पेट पे तो चूहा दौड़ रहा है। तभी पीछे से साहे बोलता है मुसाशी आपने तो बोला था हमारे बीच एक और शैतान है। मुसाशी बोलता है हमारे बीच और कोई शैतान नहीं है, वो तो बस मैंने ऐसे ही बोल दिया था क्योंकि मेरा नींद पूरा हो सके। ये सुनती बाकी लोग तो हैरान हो जाते हैं। वाकई में मुसाशी का दिमाग को तारीफ करना पड़ेगा। मुसाशी बोलता है चलो हमें तो अभी असली मिशन पे ही निकलना पड़ेगा। इसके बाद ही वो लोग फिर से लेमन का कैसल पे जाने का इरादा से निकल पड़ता है। रास्ते में वो लोग एक बड़ा सा ब्रिज को क्रॉस करते ही उन लोगों को आगे एक गांव दिखता है। इस जगह पे ये लोग पहले रहा करता था। गाइस आप लोग पहले से ही जानते थे कि लेमन का सोने की खदान है, लेकिन इन लोगों को तो ये बात पता नहीं था। वो लोग तो आके गांव का सारे घर को देखता है और बोलता है कि इस जगह पे तो और कोई नहीं रहता है। हेकुरो का नाक बहुत ही तेज था, उसको तो एक बार जोर से सूंघने से पता चल जाता है कि इस जगह पे कुछ ही दिन से ना कोई चूल्हा जला है ना कोई खाने की खुशबू है, मतलब कि इस जगह का लोग काफी दिन पहले इस जगह को छोड़ के यहाँ से चला गया है। तभी पीछे से मुसाशी आके बोलता है यहाँ पे कोई भी लोग नहीं रहता है तो क्या हुआ, हम लोग इस जगह को अच्छी तरीके से छानबीन करेंगे, चलो साथियों मेरे साथ आओ। इसके बाद ही वो लोग गाँव का घरों का सामने आता है। साहे बोलता है मुझे पहले से लगा था कि इस जगह पे कोई भी इंसान नहीं रहेगा। फिर मुसाशी बोलता है सारे घरों को छानबीन करो, मैं और काइजन इधर जाता हूँ, तुम तीनों उधर जाओ, लेकिन एक पल के लिए भी अकेला नहीं होना, शायद हमारे लिए वो लोग छुपे हो सकता है। इधर काइजन और मुसाशी को एक घर में स्टील का एक बर्तन मिलता है। मुसाशी बोलते स्टील का बर्तन, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, शायद से इस गाँव का आसपास पे कोई स्टील या कॉपर का खदान है, नहीं तो ये सुनसान सा गाँव पे ये स्टील क्या कर रहा है। इधर हेकुरो तो अपने नाक पे मौत की गंध को पा रहा था। इधर वो तीनों एक घर में घुसने के बाद ही आपस में बातें कर रहे थे। गोरोमारू बोलता है इस जगह पे किसी का भी ना होना क्या सही हो रहा है। साहे बोलता है ये तो एंड तक देखने के बाद ही पता चलेगा। हेकुरो बोलता है मुझे लगता है कि खतरा हमारा आसपास ही है। गोरोमारू बोलता है मुझे तो कल की रात का सारे सीन्स को याद करते हुए बहुत ही डर लग रहा है। मात्सुकी सामा के साथ ऐसा हरकत लेमन कैसे कर सकता है, और उसका भाई जैसा गेंसाई उसके साथ भी वो ऐसा हरकत किया। असल में लेमन क्या चाहता है ये तो हमें भी नहीं पता। फिर हेकुरो सूंघते सूंघते बाहर आते उन तीनों को तो कुछ बक्सा मिलता है। उस बक्से को दिखने के बाद ही उसके अंदर से गन पाउडर निकलता है जो कि था बारूद। मुसाशी बोलता है ये चीज यहाँ पे चट्टानों को तोड़ने का काम आता है। इस चीज से मैं श्योर हो गया कि इस गांव का आसपास जरूर कोई खदान होगा। गोरोमारू बोलता है फिर तो हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। साहेब बोलता है इस जगह का पहाड़ बहुत ही बड़ा है, इसीलिए मेरा नक्शे पे इस चीज का कोई भी रास्ता नहीं है। मुसाशी बोलता है मुझे लगा कि हमारा मेहमान नवाजी होगा, लेकिन इस जगह पे तो सब कुछ ही उल्टा है। तभी के तभी वो लोग सामने एक गाँववासी यानी कि एक छोटी सी लड़की को देखता है। वो लोग तो सभी उस लड़की को पकड़ने जाने के पहले ही वो लड़की तो कहाँ पर भैनिस हो जाता है। साहे चिल्लाता है हमसे मत डरो, हम लोग अच्छे इंसान हैं। इधर उधर ढूंढने के बाद ही गोरोमारू को तो एक बुरी चीज दिख गया। उसका तेज बदबू से गोरोमारू तो उल्टी कर देता है और इधर आके काइजन को उस जगह पे जाने के लिए बोलता है। काइजन उस घर में जाने के बाद ही दोनों लाश को देखता है जो कि इतना दिनों तक सड़ने की वजह से बदबू आ रहा था। फिर काइजन तो अपने साधुओं का मंत्र को बोलने से वो छोटा सा लड़की पीछे से एक छोटी सी जगह से उठता है और उसके पास जाकर ही हाथ जोड़कर बैठ जाता है। इसके बाद ही बाहर वो लोग थोड़ा सा उसको खाना खिलाता है। काइजन बोलते इसका नाम है रियो और वो दोनों उसका दादा दादी थी। गोरोमारू बोलता है हे तुम यहाँ पे अकेली क्या कर रही थी और इस गाँव का बाकी सब कहाँ पर है। वो लड़की तो कोई भी जवाब नहीं देने से पीछे से मुसाशी बोलता है हे रियो तुम्हारी दादा दादी का मौत कैसे हुआ, अगर तुम ये बात मेरे को बोलोगे तो मैं उनसे तुम्हारा बदला लूंगा। लेकिन तभी के तभी अचानक ही उस जगह का मौसम बदलने लगता है। जोर से हवा के साथ ही साथ उस जगह का पूरा नेचर ही बदल गया, क्योंकि सामने का जंगल से लेमन का ज़ॉम्बीज़ आ रहा था।
था। ये देखकर ही मुसाशी बोलता है काइज़ेन, साहे इस लड़की का हिफाजत करना। गोरोमारू, हेकुरो मेरे साथ आओ। मुझे नहीं लगता कि ये गेंसई की तरह उतना भी खतरनाक है। तुम आसानी से अपने कला से इन लोगों को हरा दोगे। टांगों पे बाढ़ करके इन लोगों को गिरा देना और गला काट देना। चलो फाइट करते हैं। इसके बाद ही वो तीनों तो तेजी से बढ़ते हैं और एक एक को खत्म करने लगता है। मुसाशी के तलवार के सामने तो कोई भी टिक नहीं पा रहा था। सभी कोई मुसाशी एक एक करके खत्म कर दे रहा था। इधर हेकुरो भी कुछ कम नहीं जा रहा था। वो दोनों भी अपने हिम्मत से सभी ज़ॉम्बीज़ को हरा देने लगता है। लेकिन धीरे धीरे करके उन लोगों का गिनती तो बढ़ते ही जा रहा था। मुसाशी चिल्लाता है, ये तो बढ़ते ही जा रहा है। हेकुरो, गोरोमारू एक काम करो, तुम लोग इन लोगों को संभालो, मैं एक तरकीब निकालता हूँ। तभी गोरोमारू अपने फैल्कन्स को अटैक करने के लिए बोलता है। गाइस, आप लोग फैल्को का नाम तो फ्री फायर में सुना ही होगा, जो कि एक बाज पंछी है। ज़ॉम्बीज़ के संख्या तेजी से बढ़ने से तभी के तभी वहाँ पे मुसाशी आ जाता है और अपने गॉन्टलेट की मदद से आसानी से ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर देता है। मुसाशी बोलता है, गोरोमारू, हेकुरो तुम लोग जल्दी से जंगल में एक जगह पे छुप जाओ, मैं इन लोगों को संभाल लेता हूँ। जंगल पे तो वो दोनों छुप जाता है और इधर मुसाशी ज़ॉम्बीज़ को बोलता है, क्या तुम लोगों को मेरा शिकार करने में डर लग रहा है? तो आओ अभी इसका शिकार करो। मुसाशी बोलता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। फिर मुसाशी उस लड़की को चारा बनाकर अपने तरकीब को अप्लाई करता है। पहले तो वो सभी को उसी के घर में ले जाता है और ठीक ही खिड़की के पास आने के बाद ही रियो को बाहर फेंक देता है और तभी के तभी एक बारूद को डिब्बे को काट के उन सभी में बारूद छिड़का देता है। फिर काइज़ेन आग फेंकते ही मुसाशी जोर से छलांग लगाता है और उस जगह पे जोरदार सा एक ब्लास्ट हो जाता है। इससे एक ही पलकों में सारे ज़ॉम्बीज़ का तो धजिया उड़ जाता है। जोरदार का धमाके के बाद ही मुसाशी को पास में एक चीज मिलता है, जो कि है एक सोने की पत्थर। इसके बाद ही वो लड़की असली कहानी को शुरू करता है। हमें एक दिन सोना मिला था। वैसे तो हम लोग पास का पहाड़ में तांबे और टीन का खुदाई करने जाते थे, लेकिन पहाड़ का दूसरे साइड ही हमें एक दिन सोना मिल गया और ये खबर मिनटों में पूरा गाँव में फैल गया। इससे साहेब बोलता है, अच्छा तो इस सोने की वजह से उस दिन मात्सुकी सामा को लेमन धोखा दे दिया था और सभी गांववासी को अपने कब्जे में लेकर उस सुनहरी खदान पे काम करवाता है। रियो बोलते ही उस शैतान यानी कि लेमन के अंदर कुछ अलग ही डेमोनिक पावर था, जिसका मदद से वो आसानी से सभी गांववासी को अपने बस पे ले लिया। वो लोग तो मेरा मॉम डैड को भी उस जगह पे मजदूर बना के रख दिया है और बस मेरा हिफाजत करने के लिए मेरा दादा दादी अपने जान दे दिया। मुसाशी उस लड़की से पूछता है, लेमन का किला कहाँ पर मिलेगा? रियो बोलती है, पहाड़ों के रास्ते से सीधा जाने से तुम्हें वो किला मिल जाएगा, वहाँ पे नया रास्ता बना हुआ है। मुसाशी बोलता है, समझ गया। साथियों चलो हमें उस किला पे जाना है। लेमन को खत्म करके हमें उस किला को सरकार को सौंप देना चाहिए। इससे गोरोमारू बोलता है, फिर से उसी ब्रिज को पार करना होगा। इसके बाद ही वो लोग फिर से ब्रिज में आने के बाद ही देखता है कि ब्रिज तो टूटा हुआ था। मुसाशी बोलते है, अभी ये कैसा चक्कर है? मुझे लगता है वो लोग तो पूरा हमें गाँव पे ही भड़का दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, हम कोई ना कोई तरकीब तो जरूर निकाल लेंगे। ये चीज देख के रियो बोलती है, मेरे पास एक रास्ता है, आओ तुम सभी मेरे पीछे पीछे आओ। गाइस, असल में ये ब्रिज टूटा हुआ था क्योंकि पिछले दिन ही कोजीरो का तीनों भाई आके इस ब्रिज को तोड़ दिया था। गाइस, इस तीनों में छोटा भाई तेजी से भाग सकता था, बीच का भाई रफ्तार से भाला फेंक सकता था और बड़ा भाई तो बहुत ही ताकतवर था। वो लोग आपस में बोल रहे थे कि ब्रिज तो हमने तोड़ दिया, लेकिन अभी उन लोग को पकड़ने के लिए असली प्लान बताओ। तीनों में से बड़ा भाई बोलता है, मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है, कल ही हम उन लोगों पे अटैक करेंगे। इधर रियो तो सभी लोगों को 2 घंटे से पहाड़ियों के रास्ते से उस ब्रिज का उस पार ले जा रहा है, लेकिन लगातार सफर करने से वो लोग तो बहुत ही थक जाते हैं और मुसाशी का उम्र हो जाने से वो तो और भी ज्यादा थक गया। लेकिन काइज़ेन और साहे का तो कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि साहे का बचपन से पहाड़ चढ़ने का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था और काइज़ेन का ट्रेनिंग पे ही तो काइज़ेन को पहाड़ पे चढ़ना होता था। इस बार मुसाशी तो बहुत ही थक जाने से नीचे गिर जाता है। ये देख के रियो बोलती है, सामने एक मैदान है जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। साहे बोलता है, हम खाना बना के थोड़ा खाना भी खा लेंगे। इसके बाद ही मैदान पे रेस्ट लेने का समय। काइज़ेन बोलता है, मुझे अंदाजा भी नहीं
था कि ये समुराई लोग इतना कमजोर होंगे। साहेब बोलता है भले ही हम लोग मार्शल आर्ट पे महारत हासिल किया है, फिर भी इस तरीके का थकान को हम झेल नहीं सकते हैं। वैसे आज पानी थोड़ा सा कम है, इसीलिए ही खाने में कुछ खास नहीं बन पाएगा। तभी कहाँ से रियो आके एक खरगोश को पकड़ के ले आती है और इसको पकाने के लिए बोलता है, लेकिन काइजन बोलता है मैं एक मंक हूँ, मांस वगैरह नहीं खाता हूँ। इसीलिए रियो उसके लिए भी थोड़ा सा खाने का बंदोबस्त किया था। इसके बाद ही खाना खाने के बाद वो लोग थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करता है। इस अच्छे खाना के लिए मुसाशी उस लड़की को बहुत बहुत शुक्रिया बोलता है, क्योंकि इससे उसका ताकत फिर से वापस आ गया है। रियो तो गोरोमारू का फैल्कॉन्स के लिए भी थोड़ा बहुत कीड़े मकोड़े ले आई थी। ये लड़की तो वाकई में सभी का ख्याल रख रही है। गोरोमारू आके तो उसको बहुत बहुत शुक्रिया बोलता है। तभी रियो गोरोमारू से पूछता है कि वो शैतान समुराई से आपका क्या रिश्ता है, आप लोग उन्हें ढूंढने के लिए यहाँ पे क्यों आए हो। फिर गोरोमारू बोलता है वो तो हमारा भाई जैसा था, हम लोग तो बचपन से ही एक ही साथ सभी लोग बड़े हुए हैं, हम लोग एक साथ ही खेला करते थे और हमारा मास्टर का नाम था मात्सुकी शामा, जो कि कुछ दिन पहले वो लेमन उन्हें डेमोनिक पावर से कब्जा कर लिया था और इससे ही मुसाशी उन्हें जान से मार दिया। वैसे तुम्हारा कोई भाई बहन नहीं था क्या? रियो बोलती है नहीं, मैं अकेले ही थी, मेरा मॉम डैड पहाड़ों पे काम करने जाते थे और मेरा दादा दादी ही मेरा ख्याल रखती थी और उस शैतान के वजह से सब कुछ ही खत्म हो गया। इधर तो खाना को पकाने के बाद ही पूरा पानी तो ही खत्म हो गया था और इसीलिए साहेब बोलता है हमें आसपास का कोई नदी किनारे से पानी को भर लेना चाहिए। फिर मुसाशी तो रियो को बुलाती है। रियो बोलती है नदी किनारे जाना है, इस तरफ से आओ, इस बार का रास्ता उतना भी दूर नहीं है। गोरोमारू बोलता है नदी किनारे जाएंगे तो मछली पकड़ेंगे। फिर तभी सभी लोग जितना नदी के किनारे जा रहा था उतना ही हमारा रियो थोड़ा थोड़ा शौक हो रहा था। पानी के पास आते ही गोरोमारू बोलता है इसको नदी कहते हैं, ये तो शुरू होने के पहले ही खत्म हो गया, लेकिन ये पानी तो बहुत ही साफ है, इसको पीने के बाद ही सभी लोग तो बहुत ही फ्रेश फील कर रहा था। रियो बोलती है अजीब बात है, हम लोग इतना आगे कैसे आ गए। फिर मुसाशी तो इधर पानी पी रहा था और रियो सभी जंगल को एक साथ ही नोटिस कर रहा था, लेकिन तभी अचानक ही मौसम बदलने लगता है और ये देख के मुसाशी बोलता है साथियों तैयार हो जाओ, लगता है वो लोग फिर से आए हैं। साहे इस बार तुम उस लड़की का हिफाजत करना और बाकी साथियों फाइट के लिए तैयार हो जाओ। तभी के तभी वहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन्स आके अटैक करता है। मुसाशी बोलता है हम कर पाएंगे, उस ज़ॉम्बियों के तरह सेम टेक्निक को अप्लाई करो। तभी वो स्केलेटन्स हमला करते हैं और ये लोग अपने तलवार का जादू दिखाता है। साहे पूछता है ये चक्कर क्या है। रियो बोलती है वो लोग जंगलों को काट के पूरा नक्शा ही बदल दिया है, हम लोगों को यहाँ तक लाने के लिए ये उन लोग का चाल है। साहे बोलता है फिक्र मत करो कुछ नहीं होगा। हेकुरो के साथ ही साथ गोरोमारू भी अपने तलवारबाजी दिखा रहा था और साथ ही साथ गोरोमारू का दोनों फैल्कॉन्स भी। इस बार तो हमारा साहे भी कुछ कम नहीं जा रहा था। फैल्कॉन तो आसानी से उन सभी स्केलेटन्स का मुंडी को उड़ा देता है और इधर हमारा मोंग काइजन जो कि अपने छड़ी के जरिए आसानी से उन सभी स्केलेटन को डॉज करता है। फिर तो लास्ट में एक ही स्केलेटन को खत्म करके उस जगह का सारे स्केलेटन ही खत्म हो जाता है। इस बार का फाइट खत्म होने के बाद ही गोरोमारू तो बहुत ही थक गया था। वो तो तब के तभी उठता है और बोलता है और नहीं, हमें अभी लेमन को खत्म करना ही होगा। तभी के तभी अचानक ही कहां से जोरदार सा एक भाला के गोरोमारू के सीने पे लगता है और थोड़ा सा एक फैल्कॉन को भी लग कर वो फैल्कॉन तो वहीं पे मर जाता है। सभी लोग आने का पहले गोरोमारू का खेल खत्म हो गया था। वो तो लास्ट में बस एक ही बात बोलता है, मेरा एक फैल्कॉन का ध्यान रखना। फिर तभी पीछे से आवाज आता है, आपका निशाना चूक गया, आप तो गले पे निशाना लगाए थे, सीने पे कैसे लग गया? जो भी हो उसका मौत तो हो गया। तभी कोजीरो का ओ भाई जो बहुत ही तेज था वो तो सीधा आके रियो को पकड़ता है और ऊपर लेके चला जाता है और तभी के तभी मुसाशी भी उसका पीछा करता है। जंगल पे आने के बाद ही मुसाशी बोलता है, कौन हो तुम? मर्द के बच्चे हो तो बाहर निकलो, मैं तुम्हारा मौत हूँ। वो लोग बोलते हैं इतना भी जल्दी क्या है मुसाशी, अभी तो हमारा बीच बातों का सिलसिला शुरू हुआ है, अगर तुम चाहो तो हमारा तलवार भी आपस में बातें कर सकता है। साफ साफ सुन लो, लड़की चाहिए तो कल सुबह पहाड़ी वाली मंदिर पे आ जाना, हम लोगों का तलवार उस जगह पे आपस में बातें करेगा। इसके बाद ही वो लोग गोरोमारू को एक गुफा के अंदर ले जाता है। वो लोग तो बस एक ही चीज को लेकर बातें कर रहा था, जो कि है वो तीनों कौन है, क्योंकि उन तीनों का गला ही अलग अलग था। हेकुरो बोलता है तुम लोग क्या वो फुर्तीला बंदर
गनर को देखा वो तो बहुत ही तेज था। उसमें से एक भाला चलाने में बहुत ही एक्सपर्ट है और तीसरे का तो गला ही बहुत ही डरावना था। सोचो वो खुद ही कितना डरावना होगा। मुसाशी बोलते मैंने वो गला पहले भी सुना है, बस मुझे याद नहीं आ रहा है। तुम लोग गोरोमारू और उसके फैल्कन के लिए कवर तैयार करो, मैं थोड़ा सा जाता हूँ बाहर प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि उन लोगों का गला गेंसाई के तरह था। इसका मतलब वो कोई ज़ॉम्बी या स्केलेटन नहीं हो सकता है। कल का फाइट पे मजा आएगा। बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रहा था, लेकिन फिर भी बाहर मुसाशी प्रैक्टिस करने के लिए जाता है। मुसाशी का तलवार वसी इतना ही परफेक्ट था कि वो तो बारिश का एक एक बूंद को भी काट दे रहा था और ये देखते ही सभी लोग तो हैरान हो जाते हैं। फिर सीन चेंज होके हमें रात का सीन में पहाड़ियों का मंदिर को देखते हैं, जहाँ पर वो तीनों रियो को बांध के रखा था। रियो बोलती है तुम लोग का इरादा क्या है? वो तीनों बोलता है हम बस वही चीज कर रहे हैं जो हमसे कहा गया है। अभी तो क्या होगा ये तो तुम्हें कल को ही देखने मिलेगा। गाइस इसके बाद ही अगले दिन ही सुबह सुबह वो सभी लोग गुहा को छोड़ के उस टेम्पल के लिए निकल पड़ते हैं। वो लोग तो गोरोमारू और उसके बाज का कब्र भी चढ़ा दिया था। जंगल के अंदर से काफी सीढ़ियों चढ़ने के बाद ही वो लोग तो असली मंदिर पे आ जाता है, एकदम पूरा सुनसान। लेकिन दूर ही वो तीनों कोजीरो का भाई बैठा हुआ था। हो मुसाशी तुम आ गए, हमें लगा कि तुम डर के मारे भाग जाओगे, तुम तो बहुत ही हिम्मत वाले हो। मुसाशी बोलते हैं बकवास बंद करो, रियो कहाँ पर है? वो लोग बोलते हैं इतना जल्दबाजी क्यों, रुको जरा पहले हमसे तो थोड़ा मुलाकात कर लो। तब के तभी मुसाशी काइजन से गॉन्टलेट लेकर अपने हाथों पे पहन लेता है। वो तीनों भाइयों बोलता है तुम तो पहले जैसा उतना भी ताकत पर नहीं रहे, तुम्हें तो आजकल ओनी गॉन्टलेट का जरूरत पड़ रहा है। फिर तभी तीनों अपने मास्क को हटाते मुसाशी तो उन्हें आसानी से पहचान जाते हैं। मुसाशी बोलते है अरे कोजीरो का तीनों भाई, तुम लोग जिंदा कैसे हो? तुम लोगों को तो मैंने मेरे हाथों से मारा है। वो तीनों भाई तो मुस्कुराता है देखो हम लोग वापस आ गए ओनी मूसा को खत्म करने के लिए। मुसाशी बोलता है अपना बकवास खुद के पास ही रखो, पहले बताओ रियो कहाँ पर है? कोजीरो का तीनों भाई बोलते आओ पहले तो हम लोगों का सामना करो, फिर तुम्हें उस लड़की का खोज मिलेगा। हम लोग चाहते तो है तुम्हें यहाँ पे जान से मार देने की, लेकिन हम लोग ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऐसा करने का ऑर्डर नहीं है। मुसाशी बोलता है अच्छा तो तुम लेमन के साथ जुड़े हुए हो, ये बात तो मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। कोजीरो का तीनों भाई बोलते अरे वाह तुम तो पहले के जैसा ही समझदार निकले, लेकिन तुम्हारे पास तो ओनी गॉन्टलेट का सुपर पावर है और इसी का सामना हम लोग लेमन का गेंदमा पावर से करेंगे। ये गलती मत करना कि हम लोग पहले जैसा ही नॉर्मल सा इंसान है। मुसाशी बोलता है बातें बहुत हो रहा है, क्यों ना हमारा तलवार भी आपस में थोड़ा सा बात कर ले। बड़ा भाई बोलता है नेकी और पूछ पूछ। फिर तभी वो लोग एक एक करके अपने डेमोनिक पावर को एक्टिवेट करता है। बड़ा भाई बोलता है अभी तुम्हें कौन बचाएगा, हारने के लिए तैयार हो जाओ। मुसाशी बोलता है तो तुम लोग अपने असली रंग को दिखा ही दिया। तभी के तभी 2 नंबर का भाई एक सूखी पेड़ से अपने सबसे बड़ा नुकीले तलवार को निकालता है और इधर बड़ा भाई का आदेश से छोटा भाई तो तेजी से जाके एक बेल के पास जाता है। उसके अंदर ही वो लोग रियो को रख दिया था और तभी उस पेड़ पे आग लगा दिया जाता है। तभी के तभी मुसाशी बोलता है काइजन साहे हिकुरो खड़े खड़े देख क्या रहे हो, जाओ उस बच्ची को बचाओ। तभी साहे दौड़ के जाता है और रियो को बोलता है रियो घंटे के बीचों बीच रहो, इससे तुम्हें गर्मी नहीं महसूस होगा। हम लोग कोई तरकीब निकालते हैं। पास में ही काइजन को एक मजबूत सा पेड़ का टुकड़ा दिखता है। वो तीनों तो उसे एक साथ पकड़ के तेजी से घंटे पे वार करता है, लेकिन इससे घंटा का थोड़ा सा कोना भी नहीं हिला। फिर वो लोग नेक्स्ट उपाय लगाता है जो कि घंटों का नीचे में थोड़ा सा खुदाई करके उसमें उस पेड़ का टुकड़े को घुसाकर एक सपोर्ट की मदद से उसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो घंटा तो बहुत ही भारी था। वो लोग अपने जी जान लगाकर उसको उठाने की कोशिश करता है। इधर तो 3 राक्षस के साथ मुसाशी का फाइट शुरू होता है। वो तीनों भाई तो मुसाशी के सामने काफी स्ट्रॉन्ग थे। फाइट करते करते वो सेकंड भाई उसका बड़ा सा हथियार लेके मुसाशी के ऊपर तो तेजी से वार करता है। इस अटैक को मुसाशी डॉस तो कर लेता है, लेकिन वो दूर जाके घायल हो जाता है। तीनों भाई बोलते हैं अभी भी वक्त है, सरेंडर कर लो, इससे तुम्हारा और लड़की का दोनों का ही भला है। इस अटैक को झेल लिए तो क्या हुआ, दूसरा और तीसरा अटैक से ही तुम मारे जाओगे। घंटे के अंदर थोड़ा थोड़ा धुआं जाने से रियो को तो दिक्कतें आ रहा है। इधर मुसाशी बोलता है आ जाओ, तुम लोगों को नर्क में भेजने का टाइम आ चुका है। ये सुन के बड़ा भाई बोलता है बहुत खूब, ये हुई ना मर्दों वाली बात। इसके बाद ही फिर से मुसाशी के ऊपर अटैक करने से मुसाशी भी तगड़ा अटैक करता है, लेकिन सेकंड भाई का बेहतरीन हथियार का सेकंड वार से इस बार तो वो लोग मुसाशी को दूर गिरा देता है। इधर साहे हिकुरो और काइजन तो जी जान लगा दे रहा था उस घंटे को ऊपर करने के लिए, लेकिन इससे कोई भी फायदा
तो नहीं हो रहा था। कोजीरो का भाई बोलता है आज जो भी हो जाए हम लोग को कितना भी घाव न सहना पड़े, आज जीत सिर्फ कोजीरो का तीनों भाइयों का होगा। हमारा थर्ड अटैक को तुम सहन नहीं कर पाओगे मुसाशी। इधर घंटे में तो बहुत ही ताकत लगाने से भी कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर काइजन बोलता है ऐसे करके नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना होगा। इसके बाद ही काइजन तो अपने खाली हाथ से उस आग से भरा घंटे को हाथ लगाता है और इन दोनों को प्रेशर देने के साथ ही साथ वो खुद ही उसको धक्का देने लगता है। उसका हाथ तो जल रहा था लेकिन वो रियो को बचाने के लिए अपने जी जान लगाकर उसको धक्का देता है। वो तो बस अपने मुंह पे अपने साधुओं का मंत्र को जोर जोर से बोलने लगता है। इधर मुसाशी का हालत तो खराब होके वो नीचे गिर जाता है, लेकिन वो ओनी का गॉन्टलेट उसे बोलता है वो सारे गेनमास को खत्म कर दो, अपने दो धारी तलवार से वो तीनों का ही गला काट दो। कोजीरो का छोटा भाई बोलता है मुसाशी तुम्हारा हाल तो बेहाल हो गया। बड़ा भाई बोलता है हंसी मजाक बंद करो, इसका दोनों हाथ पैर काट के बाकी सबको भी जान से मार डालो। इधर काइजन तो अपने पूरे ताकत को लगा देता है, लेकिन घंटे का जलते हुए आग के वजह से काइजन का हाथों के साथ ही साथ उसका मुंह भी जल गया था। लेकिन लास्ट में सभी लोग एक ही साथ जोर से प्रेशर लगाने से काइजन तो उस घंटे को उल्टा देता है। रियो का तो हालत खराब हो गया था, लेकिन साथ ही साथ काइजन भी बेहोश होके गिर जाता है। ये देखते ही कोजीरो का सेकंड भाई तो बाकी सभी साथियों को जान से मार देने जाता है, लेकिन इधर मुसाशी तो नहीं था, क्योंकि मुसाशी तो अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है। उसके अंदर जो ओनी जाग गया था ये हमें उसका आंखों को देख के ही पता चल जाता है। कोजीरो का तीनों भाई बोलता है अभी तो गेम में और भी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि सामने ओनी मुशा और उसके साथ ही गेनमा का सुपर पावर। तब के तभी बड़ा भाई बोलता है छोटे अटैक कर। हम दोनों भी पीछे पीछे आते हैं। इस बार मुसाशी ओनी हो और जो भी हो तो हमसे बच नहीं पाएगा। फिर तभी छोटे अटैक करते मुसाशी तो अपने तलवार से सीधा उसका गला कोई काट देता है और बड़ा भाई का पेट को भी बीच से काट के उड़ा देता है। और लास्ट में सेकंड भाई अपने तगड़ा हथियार से अटैक करते गोरोमारू के फैल्कन भी उसके ऊपर अटैक करता है और उसी टाइम पे मुसाशी उसका पूरा बॉडी को ही चूर चूर कर देता है। तीनों का लाश गिरने के बाद ही ओनी गॉन्टलेट सभी का पावर को कंज्यूम कर लेता है। ये चीज पिछले बार गेंसाई और मास्टर को खत्म करने के बाद भी हुआ था। इधर काइजन का तो पूरा शरीर ही जल गया था, लेकिन मुसाशी का ये ओनी बनने का हालत देख के उठता है और उसके पास जाता है। काइजन जाकर मुसाशी को बोलता है कि भले अब ओनी बनकर सबसे पावरफुल बन जाओगे, लेकिन ये ओनी बनने का गलती दोबारा मत करना। और ये बोलती हो तो नीचे गिर जाता है। इसके बाद ही सीन चेंज होके वो लोग काइजन को एक घर में ले आता है। इस टाइम तो काइजन का जीवन का आखिरी सांसें चल रहा था। सभी लोग काइजन को ये हालत में देखकर बहुत ही रो रहा था, क्योंकि वो तो बस एक अनजान सा लड़की को बचाने के लिए अपने जान को ही कुर्बान दे दिया। ये देखकर रियो तो बहुत ही रोने लगता है। इसके बाद ही काइजन बोलता है मियामोटो मुसाशी आपसे ये गॉन्टलेट आपका जिम्मेदारी में होगा, इसका ख्याल रखिएगा और 33 डेज बाद ही हमारा लीडर को इसको लौटा देना। एक अंधेरी टेम्पल से निकलकर आज तक का सफर मुझे हर समय याद आएगा। रियो ये लो, ये रख लो, ये तुम्हारा बाद में काम आ सकता है। सभी लोग ही अपना अपना ख्याल रखना, अलविदा। ये बोलते ना बोलते ही हमारा काइजन मॉन्क का तो सफर खत्म हो गया। इसके बाद ही बाकी सब लेमोन का टेम्पल पे जाने के लिए पहाड़ियों के रास्ते से फिर से दोबारा निकल पड़ता है। फिर तो वो लोग आगे बढ़ते बढ़ते सामने पेड़ पे तीनों लड़कियों को देखता है। उनका अटैकिंग पोजीशन को देखते ही मुसाशी बोल देता है कि अगर तुम लोगों का जान प्यारा है तो हम लोगों का रास्ता क्लियर कर दो। वो तीनों लड़की बोलता है हम हमारे भाइयों का बदला लेने आए हैं, मतलब कि ये लोग कोजीरो का बहना है। तभी वो तीन लड़की अपने अपने अटैक्स करता है। बड़ी बहन तो अपने चेन के मदद से रियो का हाथ का गॉन्टलेट को छीन लेता है और पहाड़ का ढाल में फेंक देती है। ये देखते ही मुसाशी अपने तलवार से एक जोरदार सा स्पाइक अटैक करते ही वो तीनों लड़की तो बस एक छोटा मोटा अटैक करके वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद ही वो चारों जंगल का एक घर में थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए जाता है। रियो का तो तबीयत खराब होके उसे तो तेज बुखार आ गया है और उसका हालत अभी काफी बिगड़ चुका है। इधर मुसाशी तो एक कमरे में थोड़ा सा आग का ताप ले रहा था। तब के तभी वहाँ पे हेकुरो और साहे भी आ जाता है। साहे बोलता है रियो का तेज बुखार होने से मुझे अभी जंगल से कुछ जड़ी बूटी ले आना पड़ेगा, लेकिन
मियामोटो मुसाशी, आप अपने कानों और आंखों को खुला रखना। भले ही वो तीनों बहन आज चला गया है, लेकिन वो लोग तो फिर से कभी भी कहां से भी आ सकता है। हेकुरो बोलता है तब तो तुम्हारा बाहर जाना खतरा होगा। साहे बोलता है सूरज ढलने के बाद ये खतरा और भी बढ़ जाएगा, इसलिए मैं जितना जल्दी हो सके मेरा काम को निपटा के वापस आ जाऊंगा। इसके बाद ही साहे जंगल में रियो के लिए जड़ी बूटी ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। फिर तभी के तभी सीन शिफ्ट होके हमें लेमन को दिखाया जाता है। लेमन बोलता है मुझे पहले से ही पता था तुम्हारा ये तीनों भाई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, बस फालतू में मुसाशी का एनर्जी बर्बाद हो गया। लेकिन इस बार तो मुसाशी मेरा सोने की खदान पे आएगा। कोजीरो बोलता है अगर वो भाग गया तो? लेमन बोलता है भाग जाएगा कैसे? उसका भागने का कोई उपाय नहीं है, उसको मेरे पास आना ही होगा। तब तक अल्फ्रेड हमारा गेस्ट को जूस पिलाओ। तभी लेमन का असिस्टेंट अल्फ्रेड कोजीरो को जूस पिलाता है, जो कि कोजीरो को एकदम ही पसंद नहीं आया। अल्फ्रेड बोलता है साहब लगता है जनाब को ये जूस पसंद नहीं आया है। लेमन बोलता है मेरा सोने की खदान और गेनमा का पावर, इस दोनों चीज को मिक्स करके मैं दुनिया को जैसा चाहूँ नचा सकता हूँ। मुझे ये चीज सोचकर ही कितनी खुशी हो रहा है, वाकई में ये पूरा दुनिया मेरा मुट्ठी पे। इधर घर में हेकुरो तो रियो का ख्याल रख रहा था और बाहर में मुसाशी प्रैक्टिस करते जा रहा था, क्योंकि ट्रेनिंग ही मुसाशी को और भी ताकतवर बनाएगा। इधर साहे भी अपने जड़ी बूटी ढूंढने का काम को बरकरार रखता है, नदी किनारे से पानी को इकट्ठा करता है और रियो का बुखार के लिए भी जड़ी बूटी ढूंढता है। इधर तो रियो को सपने में अपने बचपन का याद आ रहा था, कैसे वो नदी से पानी इकट्ठा करती थी, कैसे वो एक साथ मम्मी पापा के साथ खाना खाती थी और कैसे वो उनके साथ एक साथ ही गाँव पे घूमता रहती थी। तभी के तभी उसको अचानक ही होश आ जाती है। बाहर तो मुसाशी लगातार ही प्रैक्टिस करते जा रहा था। रियो तो बाहर के पास का कटे हुए पेड़ पे बैठती है। मुसाशी उसे पूछता है अब तबीयत कैसा है, बुखार उतर गया? अगर नहीं उतारा है तो साहे तुम्हारे लिए जंगल से जड़ी बूटी लाने के लिए गया है, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। रियो बोलती है मेरा दोस्त लोग भी बचपन से एक समुराई बनना चाहते थे, लेकिन मुझे ये इतना भी दिलचस्प नहीं लगता है। एक बात बताओ, तुम तो इतना पावरफुल हो, फिर भी तुम ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो? मुसाशी बोलता है मुझे ताकत चाहिए और भी ज्यादा ताकत, जो कि मुझे ट्रेनिंग के वजह से ही मिलेगा। मैं तो पूरा इस चीज पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर भी खुद का पावर होना चाहिए। मुझे सभी लोग एक अच्छा समुराई मानते तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं एक अच्छा समुराई हूँ, इसलिए मुझे और भी ट्रेनिंग की जरूरत है और मैं तुम्हारे दोस्तों के सपनों की तरह एक अच्छा समुराई बनना चाहता हूँ, जिसके अंदर खुद का बहुत बहुत पोटेंशियल पावर होगा। फिर वो लड़की बोलता है तुम समुराई बन के क्या करोगे? मुसाशी बोलता है तुम्हें इतना कुछ जान के कुछ भी फायदा नहीं होगा, जाओ जाके घर में जाकर आराम करो, तुम्हारा बुखार अभी भी उतरा नहीं है। इसके बाद ही अगले दिन ही सुबह सुबह वो लोग फिर से वो तीनों लड़कियों को पेड़ पे देखता है। वो तीनों लड़कियों बोलता है इस बार तो तुम हमारे हथियार से बच नहीं पाओगे, हम लोग और भी खतरनाक हो गए हैं। लेकिन मुसाशी तो अपने तलवार का एक ही बार में वो तीनों लड़की को काट के उड़ा देता है और बोलता है अभी रास्ता पूरा क्लियर है। इसके बाद ही वो चारों पहाड़ियों के रास्ते से आगे जाते जाते आखिरकार वो लोग लेमन का सोने की कैसल पे पहुंच ही जाते हैं। मुसाशी बोलता है सभी लोग तैयार, चलो अंदर चले। फिर तो गुफा के अंदर घुसने के टाइम ही मुसाशी बोलता है सभी लोग चौकन्ना रहना, सामने और पीछे कहां से भी हमला हो सकता है। इसके बाद ही वो लोग सोने की कैसल का मेन कॉरिडोर पे जाने के बाद ही सभी लोग तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हर जगह तो सोना ही सोना था। तभी के तभी सामने से लेमन का असिस्टेंट अल्फ्रेड का एंट्री होता है। अल्फ्रेड मियामोटो मुसाशी को देखते ही बोलता है आपका ही तो इंतजार था, हमारा सुनहरी किले पे आपका स्वागत है। सभी लोग तो महल को देखने में व्यस्त थे। साहे बोलता है आखिर ऐसा किला कोई कैसे बना सकता है? अल्फ्रेड बोलता है ओ सब छोड़ो, मेरे को तो जान लो, मैं हूँ मेरे मास्टर लेमन का सबसे वफादार असिस्टेंट अल्फ्रेड। बीच में से रियो बोलती है ये वही आदमी है मुसाशी, जो गांव की सारे आदमियों को बंदी बना के अपने किला पे काम करवाने के लिए ले आया है। फिर तो अल्फ्रेड नीचे आता है और बोलता है मुसाशी मुझे तुमसे कुछ बात है। रियो बोलती है वो सब बात छोड़ो, पहले बताओ सारे गाँव वासी कहाँ पर है? अल्फ्रेड बोलता है इतनी नन्ही सी जान पे इतनी ताकत। सुनो मियामोटो मुसाशी, मेरा मास्टर चाहते हैं कि तुम उसके साथ हाथ मिलाओ और उसके ही एक साथी बन जाओ। हेकुरो बोलता है नहीं, तुम्हारा मास्टर लेमन बाकी लोगों की तरह हमें भी कंट्रोल करना
करना चाहता है। एल्फ्रेड बोलता है, हे नन्ही सी जान, तुम्हारे लिए 3 इंसान तो कब से इंतजार कर रहा है। एक है मेरा मास्टर लेमन सामा और दोनों है तुम्हारे मम्मी पापा। क्या तुम उन्हें देखना चाहोगी? रियो बोलती है, क्या मेरा मम्मी पापा अभी भी जिंदा है? एल्फ्रेड बोलते है, हाँ ये सच है, तुम्हारे मम्मी पापा अभी भी जिंदा है। अगर तुम उन्हें देखना चाहती हो तो आओ मेरे पीछे पीछे आओ। मुसासी बोलता है, हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें उसका पीछे पीछे ही जाना पड़ेगा। इसके बाद ही वो लोग एल्फ्रेड के पीछे पीछे सोने की खदान का और भी अंदर जा रहा होता है, जहाँ पर सारे लोग एक साथ काम कर रहा था। एल्फ्रेड बोलते हैं, हम लोग इस किले को और भी मजबूत करने के लिए इसका नीचे लावा को यूज करते हैं, जो कि इसको सबसे शानदार और ताकतवर किला बनाता है। और साथ ही साथ हमारा मास्टर लेमन सामा का गेंदमा का पावर तो है ही है। देखते ही देखते आगे बढ़ते बढ़ते एल्फ्रेड उन लोगों को एक ऐसी जगह पे ले जाता है, जिस जगह को देखते ही पता चल जाता है कि वो लोग आपस में फाइट करने वाले हैं। एल्फ्रेड बोलते हैं, शायद तुम लोग को पता चल ही गया हम लोग क्या चाहते हैं, लेकिन उन सभी का पहले मेरा एक सवाल है। हमारा मास्टर लेमन सामा जो चीज चाहते हैं, क्या तुम लोग उसमें साथ देना चाहते हो? क्या हुआ, जवाब कहाँ पर है? बीच में से रियो बोलती है, तुम्हारे बकवास तुम्हारे पास ही रखो, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन ये पहले बताओ मेरे मम्मी पापा कहाँ पर है, मुझे उनसे मिलना है। साहे बोलते हैं, देखिए मिस्टर एल्फ्रेड, आपकी फालतू के बातों में हमारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और आपका मास्टर लेमन सामा को हम लोग कोई भी साथ नहीं देंगे। ये सुनती एल्फ्रेड बोलता है, क्या आप लोगों को मेरा ये छोटी सी बात भी समझ नहीं आई? वो तो नीचे गिर जाता है और बोलता है, मैंने आप लोगों को इतना देर तक समझाया कि मास्टर का साथ दो, मास्टर का साथ दो, मास्टर का साथ दो। ठीक है, अभी तो मेरा बर्ताव आप लोगों के लिए पूरा का पूरा बदल जाएगा। अभी तो वो चीज ही होगा जो चीज हमारा लेमन सामा ने बताया था कि मुसासी हमारा साथ नहीं देने से ऐसा ऐसा चीज करना है। और इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने अपने नुकीले चीज को नीचे ही रख दे, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को लेमन सामा के पास खुशी खुशी ले जाऊंगा, लेकिन इसके लिए भी तो एक क्राइटेरिया है ना, जो कि है मैं अभी आप लोगों का दोनों हाथ और पैर को एक एक करके काट दूंगा। आप लोग अगर थूक ना सके इसीलिए आप लोगों का जीभ को काट दूंगा और आप लोगों का आंखें को भी फोड़ दूंगा। इस चीज में जो आदमी इंटरेस्टेड है वो आगे आइए, उन लोगों को मैं लेमन सामा के साथ मिला के आता हूँ। ठीक है रुक जाइए, आप लोगों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। तभी के तभी एल्फ्रेड के पीछे से हाफ घोड़ा और हाफ इंसान के साथ एक अजीब ही चीज बाहर आता है और उन लोगों पे अटैक करना शुरू कर देता है। एल्फ्रेड बोलता है, ये चीज हमारा रफ्तार से तीर मारने के साथ ही साथ तेजी से भाग भी सकता है, और इसके साथ अगर मेरा बंदूक जुड़ गया तो इसको तो हराना लगभग नामुमकिन है। तो आ जाइए, हम दोनों का मुकाबला कीजिए। तभी के तभी एल्फ्रेड घुड़सवारी करके सभी के ऊपर हमला करने लगता है। रफ्तार के वजह से एल्फ्रेड तो अभी काफी ताकतवर हो गया था। मुसासी के ऊपर हमला होने से ही हेकुरो सोचता है, मुझे अभी कुछ करना होगा। इसके बाद ही हेकुरो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। उसका ये हालचाल देखते ही साहे तो सब कुछ ही समझ जाता है। वो जल्द से जल्द एक जड़ी बूटी का टैबलेट रियो को देती है और साथ ही साथ मुसासी को भी देता है और इस चीज को निगल जाने के लिए बोलता है। हेकुरो तो उन दोनों के तरफ दौड़ने लगता है और एक ग्रीन कलर का पाउडर उनके तरफ फेंक देता है। साहे बोलता है, ये काफी सारे जड़ी बूटी को मिलाकर एक नशीली पाउडर है। मुसासी बोलता है, नशीली पाउडर? साहे बोलता है, हाँ, इस चीज को हवा में सांस लेने से इसका असर शुरू हो जाता है। ये सीधा हमारा दिमाग पे असर करता है। आंखों में धुंधला धुंधला दिखाने के साथ ही साथ ये तो हमारे दिमाग पे हलचल पैदा कर देता है, लेकिन अभी भी इसका असली असर शुरू नहीं हुआ है। तभी के तभी हेकुरो के छाती पे घुड़सवार 3 तीर मारता है और इससे हेकुरो का खून निकलने लगा था। साहे बोलता है, अभी खून मिलकर ही होगा असली खेल। उनका गाड़ी से टकराकर हेकुरो तो दूर जाके गिरता है, लेकिन तभी के तभी धुआं पिंक हो जाने से उन लोगों पे असली असर शुरू हो जाता है। आधा घोड़ा इंसान का दिमाग हिल जाने से वो सीधा जाके एक आग का खंबा पर टकरा जाता है और एल्फ्रेड का दिमाग पे क्या चल रहा था उसे तो कुछ पता भी नहीं लग रहा है। ये मेरा दिमाग पे क्या हो गया है? मेरा दोनों आंखों ऐसा गोल गोल क्यों घूम रहा है? लेकिन एल्फ्रेड मुसासी को देखते ही तो अलर्ट हो जाता है। वो बंदूक को पकड़ के बोलता है, एक कदम भी आगे नहीं आना, तुम्हारा ओनी तलवार से मेरा गोली का रफ्तार ज्यादा है। फिर अचानक ही गोली चलाते मुसासी तो सीधा उस गोली को ही काट देता है और साथ ही साथ एल्फ्रेड का मुंह को दोनों हिस्सों पे बांट देता है। एल्फ्रेड का मरने के साथ ही साथ इधर हेकुरो का जर्नी भी खत्म
खत्म हो गया, अभी वो और इस धरती में नहीं रहा। मुसाशी उसके पास आता है और उसके आंखों को बंद कर देता है। साहे बोलता है ये सब क्या हो रहा है, हमें और कितने तकलीफें झेलना पड़ेगा। मुसाशी बोलता है चिंता मत करो साहे, इसके बाद भी जो आएगा मैं सभी के साथ ही लड़ूंगा, चाहे जो भी हो जाए। मेरे बाकी साथियों के साथ ही साथ मुझे रियो का बदला भी लेना है। इधर तो अचानक ही रियो उसके मम्मी पापा को देख पाती है। वो तो खुशी के मारे तेजी से जाकर उसके मम्मी को जोर से पकड़ लेती है, लेकिन उसकी मम्मी पापा का चेहरा कुछ अलग ही चीज बोल रहा था। रियो रियो मेरी बच्ची भाग जाओ यहाँ से रियो। और तभी वो लोग उसका बेटी का गला को कस के पकड़ लेता है। मुसाशी बोलता है ये क्या कर रहे हो तुम लोग। साहे चिल्लाता है ये वो लोग नहीं बल्कि लेमन उन लोगों से ये करवा रहे हैं। तभी ऊपर से लेमन बोलता है जल्दी करो मुसाशी, इन दोनों का हाथ मेरा कंट्रोल पे है, तुम ही डिसीजन लो अभी क्या करना चाहिए। उसकी मम्मी पापा बोलता है हमें मार दीजिए समुराई साहब, ये हमारे से कंट्रोल नहीं हो रहा है। फिर तो ये चीज मुसाशी और सहन नहीं कर पाया। वो तो सीधा जाकर अपने तलवार का एक ही बार में मम्मी पापा का मुंडी को उड़ा देता है। इससे रियो भी उन दोनों से बच जाती है, लेकिन इससे मुसाशी तो बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था। इसके बाद ही हम लेमन को ऊपर से नीचे आते हुए देखते हैं। लेमन बोलता है अरे वाह मुसाशी, तुमने तो कमाल ही कर दिया, इस नन्ही सी बच्ची के सामने उसका माँ बाप का गला काट दिया, और ये तो सिर्फ एक ओनी ही कर सकता है। तो तुम्हारा स्वागत है मेरा किले पे ओने मुसाशी, तुमसे मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। अरे ये क्या, आप रो रहे हो क्या, ये तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। मुसाशी बोलता है अब चाहे जो भी हो जाए तुम्हारा मौत मेरे हाथों पे लिखा है। इधर रियो तो अपने मॉम डैड की सर को लेकर बहुत ही उदास होके बैठी थी। लेमन बोलता है ये नजारा देखते ही तो आंखों पे आंसू आ जाता है, मेरा किला तो वाकई में एक नरक बन गया, और आज से तो ये लड़की तुम्हारा चेहरा कभी भी नहीं देखेगा मुसाशी। मेरा इस किले पे सभी लोग आते तो है अपने मर्जी से, लेकिन वापस जाते हैं मेरा मर्जी से, और आपके पास भी दोनों ही ऑप्शन है। वैसे तो आपका उम्र के हिसाब से आप ओनी गॉन्टलेट के बिना कुछ भी नहीं हो, इसीलिए ही मेरे साथ हाथ मिला लो, या तो अपने मौत भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लो। देखिए मुसाशी, मेरे साथ हाथ मिलाने से ये किला भी आपका ही हुआ, आप और मैं दोनों एक साथ ही इस पूरे दुनिया में राज करेंगे। क्या ये चीज आपको मंजूर है, बताइए बताइए मुसाशी बताइए। मुसाशी इसका जवाब में बोलता है मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं दूंगा, तुम्हारा अपना सोच खुद के पास ही रखो, मेरा साफ साफ आंसर जान लो कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी हाथ नहीं मिलाऊंगा। ये सुनते ही लेमन बोलता है क्या इतना अच्छा ऑफर आपने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इसका इंजाम तो बहुत ही बुरा होने वाला है मुसाशी। तभी के तभी सासाकी कोजिरो मुसाशी के पीछे पीछे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसे देखते ही मुसाशी बोलता है मुझे पहले से ही अंदाजा था कि ये इंसान मुझे इस जगह पे ही मिलेगा। उसे देख साहे भी शौक हो जाता है। सासाकी कोजिरो मुसाशी का सबसे बड़ा दुश्मन। लेमन बोलता है कोजिरो तुम्हारा बरसों का इंतजार अभी खत्म होने वाला है, तो मियामोटो मुसाशी आप अभी क्या चाहते हो। सासाकी कोजिरो के हाथ एक इंसानों के मौत या फिर मेरे हाथ एक डेमोनिक मौत, बताइए। इस बार मैं इंतजार नहीं करूंगा। मुसाशी कुछ भी ना बोलने से लेमन बोलता है कोजिरो लगता है मुसाशी को डिसीजन लेने में दिक्कत आ रहा है, आप थोड़ा सा जाकर उनके हेल्प कर दीजिए, उनका दोनों हाथ और पैर काट के जमीन में गिरा दीजिए, तभी डिसीजन और भी आसान हो जाएगा। तभी के तभी उस जगह पे स्केलेटन्स का भीड़ लग जाता है। लेमन का कहने से कोजिरो तो दोनों हाथ और पैर काट देता है, लेकिन मुसाशी का नहीं, खुद लेमन का ही हाथ और पैर काट देता है। कोजिरो बोलता है बेवकूफ इंसान, इसे लगा कि मैं इसके साथ होकर उसका हेल्प करूंगा, लेकिन नहीं, मैं तो मेरे दुश्मन को मेरे हाथों पे मारना चाहता हूँ। ये सब देख के मुसाशी तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वो सीधा रियो के पास जाता है। रियो साहे के साथ इस जगह से भाग जाओ, अभी तो क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं पता, और हो सके तो मुझे माफ कर देना, मेरे पास और कोई भी चारा नहीं था, खुद का ख्याल रखना, अलविदा। इसके बाद ही मुसाशी अपने ओनी का गॉन्टलेट को पहन लेता है और सीधा जाके कोजिरो को बोलता है कोजिरो अभी तुम्हारा भी वक्त आ चुका है, तैयार हो जा, तू मेरा जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसीलिए ही मैं तुझे एक खूबसूरत मौत दूंगा। दूर से साहे भी ये चीज नोटिस कर रहा था, लेकिन तभी के तभी कोजिरो का पोजीशन चेंज होने लगता है। उसका बॉडी का अंदर से और दोनों एक्स्ट्रा हाथ निकालता है, मतलब कि कोजिरो के पास भी
डेमोनिक पावर आ चुका है और अभी वो एक असली डीमन बन चुका है। मुसाशी कोजीरो को बोलता है तुम तो आगे से काफी बदल गए हो। मेरे पास अभी कितना पावर है ये तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। इधर तो लेमन का सारे स्केलेटन्स भी दौड़ के आ रहा था और उसी बीच कोजीरो और मुसाशी का एक जबरदस्त फाइट शुरू होता है। दोनों फाइटर्स ही अपने अपने मामले में बहुत ही तेज था। फाइट करते करते बीच बीच में वो लोग कुछ स्केलेटन्स को मार तो रहे थे, लेकिन उस दिन के तरह आज भी स्केलेटन्स तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये देखते हुए मुसाशी बोलता है इस जगह पे तो भीड़ कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, क्यों ना हम कोई फाइट करने के लिए दूसरी जगह चले। कोजीरो बोलता है हाँ चलो, और ये बोलते वो दोनों दौड़ के यहाँ से भाग जाता है। इधर तो लेमन का आंखें अचानक ही खुल जाता है। लेमन बोलता है असली जंग तो अभी शुरू हुआ है। मैं नहीं मरूंगा, मुझे मारने वाला इस धरती पे अभी भी कोई पैदा नहीं हुआ है। इधर तो मुसाशी और कोजीरो भागने का समय उनका तो ठीक ही पीछे पीछे स्केलेटन्स भी भाग रहा था। साहे तो इस जगह से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। उसी बीच रियो बोलती है मेरा चिंता मत करो, तुम यहाँ से अकेला ही भाग जाओ, मेरा और जिंदगी में कोई भी नहीं है और इसीलिए ही मेरा जीने का भी कोई मायने नहीं बनता। साहे बोलता है ऐसा मत बोलो, मैं समझता हूँ तुम्हारे अंदर क्या बीत रहा है, लेकिन मेरा बात मानो सब कुछ ही ठीक हो जाएगा। इधर तो ये दोनों भागते भागते टेम्पल रन की तरह एक जगह पे आ गया, लेकिन साथ ही साथ इतने सारे स्केलेटन्स को देख के कोजीरो बोलता है एक मिनट रुक जाओ, मैं इन सारे को देख लेता हूँ। स्वॉलो फ्लैश टेक्निक। ये बोलते ना बोलते सारे स्केलेटन्स तो मिनटों में खत्म हो जाता है। कोजीरो का ये टेक्निक देख के मुसाशी तो हैरान हो जाता है। कोजीरो बोलता है ये तो बस एक ट्रेलर था, रुको अभी मैं तुमको एक धांसू अटैक दिखाता हूँ। स्वॉलो मंक टेक्निक। इस अटैक का बार को तो मुसाशी झेल नहीं पाके सीधा सब कुछ ही तोड़ के नीचे गिर जाता है और साथ ही साथ कोजीरो भी उसके ऊपर टूट पड़ता है। इधर साहे और रियो तो इस खदान से निकालने की रास्ता ढूंढ रहा था। रियो का ख्याल में बस उसका मम्मी पापा ही घूम रहा था। तभी साहे आगे बढ़ती एक बड़ा सा खून का निशान देखता है जो कि आगे बढ़ते ही गया है। रियो तो अपने साहस को लेकर आगे बढ़ने लगती है। उधर तो वो दोनों हवा में फाइट करते करते एक अलग ही जगह पे उतरता है। उस जगह में तो हर जगह इधर उधर नया नया हथियार मौजूद था। इस यंत्र को देख के कोजीरो बोलता है ये सभी लेमन का यंत्र है जो कि वो इस दुनिया में राज करने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस मैंने तो खुद ही उनका खात्मा कर दिया। वैसे देखा जाए तो हम दोनों के बीच का फाइट का भी कोई खास वजह नहीं है। मुसाशी बोलता हाँ ये तो सही है, हम दोनों के बीच सिर्फ एक ओनी और एक शैतान का लड़ाई है। तभी के तभी कोजीरो अपने एक्स्ट्रा दोनों हाथ को तो काट के उड़ा देता है। कोजीरो बोलते तुम्हें खत्म करने के लिए मेरा एक तलवार ही काफी है, मेरा डेमोनिक पावर का कोई भी जरूरत नहीं है। मुसाशी बोलता है अच्छा तो ये है तुम्हारा असली हथियार। इधर साहे तो खून का पीछा करते करते वो तो सीधा लेमन को ही देखता है। उसे देख लेमन बोलता है अरे वाह साहे, मेरे सामने तुम्हारा आना तो अभी के लिए एक भगवान का रूप है। अभी तो मैं तुम जैसा एक इंसान को ढूंढ रहा था, तुम अगर मेरे मदद करोगे तो तुम्हें मेरा आधी जिंदगी का चीज ही मिल जाएगा, लेकिन इस हालात में जिंदा रहने के लिए तो मुझे गेनमा का रूप लेना पड़ेगा। तुम एक काम करो साहे, तुम मुझे बगल वाले कमरे पे ले चलो, मैं तुम्हें सब कुछ ही समझा देता हूँ। इस गेनमा का पावर के मदद से मैं और तुम इस पूरे दुनिया में तो राज करेंगे। लेमन का बातों पे आकर साहे तो पिघलना शुरू कर देता है। कोई भी चिंता मत करो साहे, मैं सब कुछ ही संभाल लूंगा, मैं और मेरा छोटा भाई साहे अब इस दुनिया में राज करेंगे। चलो चलो मुझे बगल वाले कमरे पे ले चलो। साहे तो अभी भी असली डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तभी अचानक ही बीच में से रियो बोलती है ये कभी भी नहीं होगा, मेरा सारे गांव वासियों को मार के ये जिंदा रहना चाहता है। साहे इस राक्षस को अभी खत्म कर दो। लेमन बोलता है हे साहे, इस लड़की का बातों पे मत आना, चलो मेरे को उठाओ और पास का कमरे पे ले चलो। साहे बोलता है आप मेरे बड़ा भाई जैसे हो, मैं आपका मदद जरूर करूंगा,
दूंगा। तभी साहे तो लेमन को लेकर पास का कमरे पे ले जाता है और रियो तो उसको पीछे से मारते मारते बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो साहे, ऐसा मत करो। लेकिन साहे तो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है। लेकिन साहे जब लेमन को लेकर उसको टेबल पे रखता है तभी वो उसका गला को पकड़ लेता है और एक चादर को लेकर उसका मुंह पे दबा देता है। तुम्हारे वजह से मेरा सारे साथियों मर गया, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा साथ दूंगा, ये तो हर किसी नहीं होगा। तभी उसका मुंह पे एक जहर का गोली देते लेमन का तो तड़पा तड़पा के मौत हो जाता है। साहे बोलते है, तो रियो अभी तो इसका खेल खत्म हो गया, तो अभी आगे चले। रियो बोलती है, नहीं, मेरा इतना दिनों का सपना आज पूरा हुआ है, मैं बहुत ही खुश हूँ, तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। मैं तो अभी मुसासी के पास जाऊंगा और अपने आँखों से कोजीरो का मौत भी देखूंगा। साहे बोलते है, अच्छा तो ये बात है, तो ठीक है, अपना खुद का ध्यान रखना, अगर आगे जाके किस्मत पे लिखा है तो हम लोग दोबारा मिलेंगे, अलविदा। इधर कोजीरो तो अपने ताकत दिखाना शुरू कर देता है। उसका वो तलवार के सामने कोई भी चीज टिक नहीं पा रहा था। मुसासी बोलता है, कमाल है, ये तो पहले से भी और भी ताकतवर बन गया। कोजीरो बोलता है, मुसासी मेरा सामना करने के लिए तुम्हें भी अपना ओनी का असली रूप पे आना पड़ेगा, नहीं तो मेरा सामने तुम अभी कुछ भी नहीं हो। मुसासी बोलता है, हाँ वैसे भी मेरा इस दुनिया से अभी कोई भी मतलब नहीं बनता, तो ठीक है। तभी मुसासी का गॉन्टलेट तो ग्लो करने लगता है और उसका पीछे का बाल खुलते उसका पूरा चेहरा तो बदल जाता है और साथ ही साथ अभी मुसासी एक असली ओनी मूसा बन गया है। तभी के तभी उन लोगों के बीच एक खतरनाक फाइट शुरू होता है। लेकिन गाइस अभी का इन दोनों का फाइट तो काफी डरावना होने वाला है, क्योंकि इससे पूरा दुनिया भी खत्म भी हो सकता है। फाइट करते करते वो लोग तो नीचे एक ऐसी जगह पे चला जाता है जहाँ पर सारा सोना एक साथ इकट्ठा हो रहा था। ये दुनिया खत्म होने की बात रियो जानने के बाद ही वो तो दौड़ के आती है। वो सोचता है ऐसा होगा तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। नीचे तो उन दोनों को फाइट करते देखते हुए तो सीधा नीचे ही जाता है और सीधा जाके उन लोगों के फाइट के बीच में आ जाती है। रियो तो ओनी मूसा को बोलता है कि ऐसा मत करो मुसासी, इससे हमारा दुनिया पूरा खत्म हो जाएगा। मुसासी बोलता है, भाग जाओ यहाँ से, इस जगह तुम्हारे लिए बहुत ही खतरे से भरा हुआ है। रियो बोलती है, ऐसा मत करो मुसासी, मेरा बात मानो, आपको ये सब करना शोभा नहीं देता है, आपके वजह से मेरा मम्मी पापा को एक इंसानों की मौत मिला है, इसलिए तो तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात को सुनने के बाद ही मुसासी का शरीर फिर से अपने फॉर्म में वापस आ जाता है। लेकिन गाइस इसके बाद ही इस कहानी में आया एक बड़ा सा ट्विस्ट, क्योंकि गाइस इसके बाद से ये कहानी कहाँ पर गया ये तो हमें कुछ भी नहीं दिखाया गया। इस कहानी में किसका अंत हुआ और कौन इस जंग में जीत गया ये तो हमें बिना बताए ये कहानी खत्म हो गया। बस थोड़ा सा ये जानने को मिला था कि मुसासी तो कोजीरो से हार ना मानते हुए बस एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर बिना पावर से लड़ाई करने लगा था और उस जगह से सीन पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। बाहर से तो रियो फैल्कन को लेकर जा रही थी और तभी उसको एक तेज धमाका का आवाज आता है और रियो का एक प्रणाम को देखते ही मियामोटो मुसासी का ये कहानी हमारा खत्म हो जाता है। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा ये तो आपको कमेंट पे भर भर के लिखना है और टारगेट करता हूँ बस 4000 लाइक का। भर भर के सब्सक्राइब भी कर देना और मेरा सजेशन से ये एनिमे जरूर देखना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।